हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए, कक्षा 11 का भूगोल हम लोग देख रहे थे। तो इसका सेकंड लास्ट चैप्टर है मृदा। मृदा यानी आपका क्या होता है, सॉइल। तो सॉइल के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए, इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने साइंस अभी तक नहीं देखा है तो क्लास 6 से लेकर 10 तक का साइंस और इसके टॉपिक वाइज टेस्ट मैंने करवा दिए हैं। तो प्ले लिस्ट में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और भूगोल देखिए, क्लास 11 का चल रहा है। और इसके अलावा अगर आपने 6 से 10 तक का अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जहाँ से हम लोग को देखना था वहाँ पे चलते हैं। तो देखिए, मृदा का वर्गीकरण हम लोग देख चुके थे। उसके साथ साथ जड़ोर मृदाएं भी हम लोग देख चुके थे। जड़ोर मृदा के बाद हम लोगों ने जो है देखे जाए काली मृदा भी देख ली थी। काली मृदा के बाद हमें देखना था लाल और पीली मृदा। कौन सी मृदा देखनी थी? थर्ड नंबर पे थी लाल और पीली मृदा। अलग अलग नहीं है, एक ही चीज़ है, लाल और पीली। तो देखिए इधर पे, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लाल और पीली मृदाएं क्या होती हैं? लाल और पीली मृदाएं कहाँ पाई जाती हैं? देखिए इसको, लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिण भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रबीदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। तो पहली बात तो देखिए, जो काली मृदा थी वो कहाँ पाई जाती थी? दक्कन के पठार पर पाई जाती थी। ठीक है, उसके आसपास मान लीजिए अगर दक्कन का पठार इस प्रकार है तो इस प्रकार से इसके पास पास ही लाल और पीली मृदा फैली हुई है। चलिए इसको एक बार मैप से देखेंगे। तो देखिए इधर पे, अगर आप मैप देखें तो देखिए इधर पे ये रही आपकी कौन सी, ब्लैक सॉइल। ठीक है, ये तो आपकी ब्लैक सॉइल फैली हुई है कहाँ पे? दक्कन के पठार पे। ठीक है, दक्कन के पठार पे आपकी ब्लैक सॉइल फैली हुई है। और इसके पास ही आप इस वाले में देखें, डेड डेस्क करके दिया हुआ है जो ये वाला, अगर मैं इसको देखूं तो ब्लू कलर से, तो देखिए ये वाला जो आपका डेड डेस्क करके दिया हुआ है, ये दी हुई है आपकी लाल या पीली मृदा। देखिए अगर आप इधर पे देखिए, आपकी पूरी लंबी लंबी लाइन से कौन सी है? काली। और ये डेड डेस्क लाइन से कौन सी है? तो ये है आपकी लाल या पीली। यानी सीधी बात है, दक्कन के पठार पे काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा के आसपास ही लाल या पीली मृदा पाई जाती है। ठीक है, लाल या पीली मृदा इधर पे पाई जा रही है आपकी इस क्षेत्र में। तो चलिए इसको थोड़ा आगे देखेंगे तो चीज़ें आपको और समझ में आएंगी। तो देखिए इधर पे क्या होता है कि ये जो क्षेत्र है कैसा है, कम वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, और दक्कन के पठार के पूर्व भाग में तो आपको मिल ही गई है, थोड़ी बहुत दक्षिणी भाग में भी इसके पाई जाती है। जैसे मान लीजिए ये रहा दक्कन का पठार, तो दक्कन का पठार का पूर्वी भाग यही तो है। और यहीं पे तो मैंने दिखाया आपको मैप में कि क्या है कि दक्कन के पठार के पूर्व में अगर हम जाते हैं तो हमें लाल या पीली मृदा मिल रही है। ठीक है, और अगर आप इसके दक्षिण में थोड़ा बहुत देखें तो आपको दक्षिण में भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो मैप देख लेना आप लोग, अभी मैंने दिखा भी दिया है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो मिलती है लाल या पीली मृदा, वहाँ पे आग्नेय चट्टानें भी पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट के गिरिपथ क्षेत्र की एक लंबी पट्टी में लाल दुमटी मृदा पाई जाती है। क्या होता है कि जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट कैसे देखेंगे आप लोग, ये रहा हमारा पेनिनसुला। ठीक है, ये रहा पूर्वी घाट, इस प्रकार से ये रहा पश्चिमी घाट। तो बता रखा है कि पश्चिमी घाट के गिरिपाद मीन्स होता है पश्चिमी घाट जो है उसके नीचे के साइड। ठीक है, उसके नीचे के साइड एक पतली पट्टी में आपको क्या मिलेगी? लाल दुमटी मृदा मिल जाएगी, यानी लाल मृदा मिलेगी। पीली और लाल मृदा जो है उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भाग और मध्य गंगा के मैदान के दक्षिण भागों में पाई जाती है। मध्य गंगा के मैदान के दक्षिण भागों में और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़, देखिए इधर पे मैप में आप इधर पे देखेंगे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ही है ये भाग। ठीक है, और क्या है कि देखिए इधर पे, अगर आप इधर पे देखेंगे तो ये दक्षिणी भाग ही है गंगा के मैदान का। ठीक है, तो इसी प्रकार से गंगा के मैदान का दक्षिणी भाग। अब देखिए आगे देखेंगे, आगे क्या था आपका, तो मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। इस मृदा का रंग लाल जो है, लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसमें होता है लोहा। ठीक है, इसमें क्या होता है? लोहा। लोहे को हम क्या कहते हैं? आयरन, Fe। ठीक है, और उस आयरन के कारण अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि लाल मृदा का लाल रंग क्यों होता है, किसके कारण, तो वो होता है लाल मृदा का कारण जो इसका होता है वो होता है लोहा। और कायांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक मिश्रण से। इधर पे देखा कि कायांतर चट्टानों में क्या होता है? कायांतर चट्टानों में होता है लोहा।
और लोहा जो है वो फैल जाता है, यानी लोहे का हो जाता है विसरण। और लोहे का जैसे ही विसरण होता है तो उसके विसरण के कारण ये जो मृदा है आपकी लाल कलर की दिखाई देने लगती है। अब दूसरा मुख्य पॉइंट इसमें क्या है कि लाल मृदा पीली कब दिखाई देती है, क्योंकि इसी को हम लाल कहते हैं, इसी को हम पीली कह रहे हैं। तो देखिए जैसे ही लाल मृदा पर पानी पड़ जाए, जैसे ही लाल मृदा पर पानी पड़ जाए तो पानी पड़ने के कारण क्या हुआ, जल योजित होने के कारण यह पीली दिखाई देने लगती है। क्यों? क्योंकि देखिए आयरन तो उसमें है और जल से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन भी इसमें आ जाता है जल के कारण, तो इसका Fe2O2 बन जाता है। क्या बन जाता है? Fe2O2, ठीक है, Fe2O2 बन जाता है, जिसके कारण ये क्रिया कर लेता है, मतलब पानी पड़ने के कारण। सीधी बात है, हमें इतना याद रखना है कि जैसे ही लाल मृदा पर पानी पड़ जाता है वो पीली दिखाई देने लगती है। क्यों? क्योंकि आयरन जो है ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। इस चीज़ को याद रखना। लाल क्यों दिखाई देती है? लोहे के कारण, ठीक है। लोहे में ऑक्सीजन मिलने के कारण यह पीली दिखाई देने लगती है, ठीक है। और जो आपका ब्लैक सॉइल थी, वो ब्लैक सॉइल क्यों ब्लैक दिखाई देती है? तो उसमें आयरन तो उसमें भी था, ठीक है, क्योंकि देखिए आयरन तो उसमें भी था ब्लैक में, लेकिन उसके कारण उसमें भी क्या है, उसमें मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम और आयरन जैसे ही क्रिया करती हैं, ठीक है, जैसे ही मैग्नीशियम और आयरन क्रिया करते हैं तो उसका कलर ब्लैक इसी के कारण दिखाई देता है। इसको हम कहते हैं टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, ठीक है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। एग्जाम में पूछा जाता है किसके कारण जो है काला कलर उसका दिखाई देता है, तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट आपको लिखा मिलेगा, तो उसमें टिक कर देना, ठीक है। अब क्या होता है कि महीन कणों वाली लाल और पीली मृदाएं सामान्यतः उर्वर होती हैं, यानी अच्छी उपजाऊ होती हैं। कण कैसे होते हैं इसके? तो महीन महीन कण होते हैं, और महीन कण हैं, बालू नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा आपका, जल भी है इसमें अच्छा खासा, तो उर्वरक तो रहेंगे ही, ठीक है, यानी उपजाऊ रहेंगे, यानी खेती हम इसमें करेंगे तो अच्छी खासी उपजाऊपन होगा। इसके विपरीत मोटे कणों वाली उच्च भूमियों की मृदा अनउर्वरक होती है। मोटे मोटे कण हैं मिट्टी के, तो वो तो वैसे ही अनउर्वरक यानी अनउपजाऊ होती है। इसमें सामान्यतः क्या क्या पाया जाता है? तो लाल पीली मृदा में तो सबसे पहले तो इसमें नाइट्रोजन आपको मिल जाता है, फास्फोरस और ह्यूमस, इसमें क्या होता है, इसकी कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। लेकिन अभी आपने देखा कि आयरन की अधिकता पाई जाती है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। इन तीनों चीज़ों की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अब हम बात करेंगे लैटेराइट मृदा, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको समझना। लेटराइट एक लैटिन शब्द है जिसको हम लेटर से बना है। लेटराइट एक लैटिन शब्द है और जो उसके लेटर शब्द से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट, यानी लेटर का अर्थ क्या होता है? ईंट, ठीक है। तो लेटराइट मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती हैं। किसमें? जहाँ उच्च तापमान है और जहाँ पे उच्च तापमान है तो क्या मिलेगा आपको? भारी वर्षा तो मिलेगी। और उच्च तापमान कहाँ मिलता है? जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं उस भाग को हम क्या कहते हैं? उस भाग को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो वही चीज़ है कि लेटराइट जो मृदाएं होती हैं, इनसे क्या होता है कि जो मकान बनाने में ईंट प्रयोग की जाती है वो लेटराइट मृदा से ही बनाई जाती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ईंट वाली मृदा भी कहते हैं। इसको याद रखना कि ईंटें जो हैं किस मृदा से बनाई जाती हैं, तो वो लेटराइट मृदा से बनाई जाती है। और लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे उच्च तापमान होता है, एक बात। दूसरी बात, जहाँ पे भारी वर्षा। अब देखिए उच्च तापमान है तो बाष्पीकरण ज़्यादा हो तो वर्षा ज़्यादा, नॉर्मल बात है, ठीक है। और अब देखिए जहाँ उच्च तापमान होता है तो बाष्पीकरण ज़्यादा होता है, और बाष्पीकरण ज़्यादा होने का मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी महसूस होती है, कमी होती है, ठीक है, महसूस नहीं होती है, कमी होती है। क्यों? क्योंकि उच्च तापमान के कारण क्या होगा? बाष्पीकरण, और बाष्पीकरण जहाँ भी ज़्यादा होता है वहाँ पे नाइट्रोजन कम हो जाता है। इस चीज़ को याद रखना। तो आपको क्या समझ में आएगा कि जो है लेटराइट मृदा में क्या है? अब आप आराम से बता सकते हैं कि लेटराइट मृदा में नाइट्रोजन की कमी मिलती है, ठीक है। और नाइट्रोजन की कमी हमें लाल या पीली मृदा में भी मिली थी। अब देखिए इसमें और क्या है चीज़ें, अंग देखिए कि इसमें भारी वर्षा, अब भारी वर्षा जहाँ हो रही है और सीधा सूर्य का टेम्परेचर पड़ रहा है क्षेत्र पे, तो ये मृदा उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र, अब देखिए यहाँ पे, देखिए इधर पे एक तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है, उतनी चीज़ हमें पता चल गई। तो यहाँ पे वर्षा है, अब ज़्यादा वर्षा है। अब तेज वर्षा के कारण क्या होता है? यहाँ पे तीव्र निछालन की क्रिया होती है, यानी यहाँ पे हमें तीव्रता से निछालन की प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं। और निछालन का मतलब होता है मिनरल्स का घुलकर पानी के साथ नीचे चला जाना, यानी जैसे ही बारिश ज़्यादा होगी तो मिट्टी में जो मिनरल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे बारिश ज़्यादा होगी तो मिट्टी पे जैसे ही पानी पड़ेगा तो पानी क्या होता है? भौमजल के रूप में नीचे की साइड चला जाता है, यानी पानी का अच्छे से रिसाव, यानी नीचे की साइड पानी पूरा रिस
रिस जाता है मिट्टी में, ठीक है। और जैसे ही पानी नीचे की साइड जाता है तो अपने साथ क्या ले जाता है, अपने साथ कुछ मिनरल्स ले जाता है घोल के। अब मिट्टी में मिनरल्स जो ऊपर की परत पर थे वो मिनरल्स पानी की वजह से, ज़्यादा बारिश की वजह से क्या हो गए, वो पृथ्वी में मिट्टी में नीचे की साइड चले गए। इतने नीचे चले जाते हैं कि पौधों की जड़ें उसको पकड़ नहीं पाती हैं मिनरल्स को। अब पौधों की जड़ों को मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो खेती पाती या उत्पादन आप देख सकते हैं कि कम होगा। यानी ये मिट्टी जो आपकी है उर्वरक नहीं होती है, यानी उपजाऊ नहीं होती है ये मिट्टी, सीधी सीधी बात यही होती है। और निच्छालन का मतलब याद रखना, निच्छालन एग्जाम में पूछा गया है कि निच्छालन का मतलब क्या होता है। तो मिनरल्स का घुलकर पानी के साथ नीचे चला जाना, किस में नीचे चला जाना, मिट्टी में नीचे की ओर चला जाना पानी के साथ घुल के, ठीक है। तो इसको हम निच्छालन कहते हैं और यहाँ पे निच्छालन की प्रक्रिया देखने को आपको ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। अब देखिए इधर पे आपको निच्छालन की प्रक्रिया देखने को मिल गई। तो अब इसमें क्या होता है कि निच्छालन देखिए किस किस चीज़ का होता है। तो जो वर्षा के साथ चूना और सिलिका होता है वो निच्छालित हो जाता है, यानी पानी के साथ चूना और जो सिलिका रहता है वो दोनों चीज़ें पानी में घुल जाती हैं और क्या करती हैं, पानी के साथ घुलने के साथ मिट्टी में नीचे की साइड चली जाती हैं। यानी मिट्टी की ऊपरी परत पर ना तो चूना बचता है और ना ही सिलिका बचता है, ठीक है। तो ये दोनों मिनरल क्या हुए, मिट्टी में नीचे की साइड चले गए। अब क्या होता है, लोहे के ऑक्साइड बन जाते हैं। अब जैसे जल क्या होता है आपका, जल होता है आपका H2O, ठीक है। अब H2O यानी इसमें है इसके साथ ऑक्सीजन। तो लोहा क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अपने ऑक्साइड निकाल देता है। यानी लोहा प्लस ऑक्सीजन क्रिया करेगा तो लोहा क्या बना लेगा अपना, लोहा बना लेगा अपने ऑक्साइड। तो जैसे ही आयरन अपने ऑक्साइड बना लेता है तो आयरन की ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम, लोहे की ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मृदाएं बची वो बची कौन सी, लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की यौगिक की। तो देखिए उच्च तापमानों में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेजी से नष्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए इधर पे क्या है कि उच्च तापमान में जो आसानी से पनपने वाले जीवाणु जो होते हैं ह्यूमस की मात्रा को नष्ट करते जा रहे हैं। अब जैसे ही ह्यूमस की मात्रा को नष्ट करेंगे तो और भी आपका जो पोषक तत्व है उसमें वो और ज़्यादा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमस से क्या होता है कि जो हमारी खेती होती है तो उत्पादन ज़्यादा होता है और ह्यूमस भी इधर पे तेज़ टेम्परेचर के कारण ख़त्म होते जा रहे हैं, तो वो चीज़ भी हमें नहीं मिलेगी। यानी सीधी सीधी बात है, अगर हम यहाँ पे खेती करेंगे तो खेती कैसी होगी, आपकी खेती एकदम ख़राब होगी, उत्पादन बिल्कुल अच्छा नहीं निकलेगा। इसलिए इस मिट्टी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इस मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और लैटिन भाषा में ईंट को कहते हैं लेटर, ठीक है, जिसका लेटर का अर्थ होता है ईंट, और इसीलिए कारण इसका नाम लेटेराइट रख दिया, ठीक है, लेटेराइट, ठीक। इन मृदाओं में जैव पदार्थ कौन कौन से, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम की कमी होती है। कैल्शियम चूना, कैल्शियम तो वैसे ही आपका जल के साथ घुल के नीचे चला गया, नाइट्रोजन टेम्परेचर ज़्यादा, बाष्पीकरण ज़्यादा, तो उसके कारण नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो तीनों चीज़ें याद रखना कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ठीक है, इसमें बिल्कुल नहीं मिलता है। किस वाली मृदा में, तो आपका लेटेराइट मृदा में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, ठीक है। और ईंट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सामान्य भाषा में ईंट को इंग्लिश में सामान्य भाषा में हम कहते हैं ब्रिक, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में लिख दे कि ब्रिक सॉइल किसे कहते हैं या ईंट वाली मिट्टी किसे कहते हैं, तो याद रखना कि ब्रिक सॉइल कहते हैं हम किसको, तो लेटेराइट मृदा को ब्रिक सॉइल कहते हैं। अब चलिए आगे देखिएगा इसमें क्या है, तथा लोहा ऑक्साइड, लोहा के ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। लोहा का ऑक्साइड अभी तो हमने देखा, और पोटास, तो याद रखना कि लेटेराइट मृदा में कमी किस किस की होती है और अधिकता किस किस की होती है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम की कमी होगी, ठीक है, और अधिकता किस किस की मिलेगी, लोहा तो इसमें होता है, ठीक है। और लोहा होने के कारण लोहा क्या करता है, लोहा क्या करेगा इसमें, लोहा क्या करता है, लोहा ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भारी बारिश हो रही है, तो बारिश के साथ H2O यानी ऑक्सीजन भी इसमें आ रहा है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, अपने ऑक्साइड निकाल देगा, ठीक है। पोटास की अधिकता है ही, तो पोटास लोहे ऑक्साइड की आधार पर अधिकता होती है लेटेराइट में, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम की कमी होती है, जिससे यहाँ की मृदा जो है कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं मानी जाती है। तो देखिए परिणाम स्वरूप लेटेराइट मृदाएं कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं मानी जाती हैं। फसलों के लिए उपजाऊ बनाने के लिए
इन मृदाओं में बहुत अधिक मात्रा में खाद और उर्वरक डालने पड़ते हैं। अब देखिए, अधिक मात्रा में अगर खाद और उर्वरक डाल रहे हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस या कुछ भी डाल रहे हैं, कैल्शियम डाल रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें मृदा आपकी उतने समय के लिए तो सही है, लेकिन कुछ समय बाद मृदा वहाँ की खराब होने लगती है, यानी अनउपजाऊ मृदा होने लगती है। तो इसलिए इसका उपयोग किस में किया जाता है, ईंट बनाने में। अब आगे देखिए क्या होता है कि कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो एक तो आपको तमिलनाडु में मिलेगी, जहाँ पे अधिक बारिश और अधिक टेम्परेचर, ठीक है। तो बारिश अधिक आपकी तमिलनाडु में होती है, आंध्र प्रदेश में होती है, केरल में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, अभी अब मैप देखेंगे कि कहाँ कहाँ पाई जाती है लैटेराइट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे काजू की खेती की जाती है, तो इसको याद रखना कि लैटेराइट मृदा जो होती है इसमें काजू की खेती उपयुक्त तो होती है, यानी यहाँ पे आप आराम से काजू की खेती कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में। चलिए आगे देखिए, मकान बनाने के लिए लैटेराइट मृदाओं का उपयोग ईंट बनाने में किया जाता है। इन मृदाओं का विकास मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में होता है। लैटेराइट मृदाएं सामान्यतः कर्नाटक में मिलेंगी, केरल में मिलेंगी, तमिलनाडु में मिलेंगी, मध्य प्रदेश के कुछ भाग में, और उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्र में मिल जाएंगी। अब देखिए, चलिए इसको थोड़ा देखते हैं 1 मिनट के लिए। मैप देखिएगा आप लोग कि इधर पे देखिए इधर पे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु वगैरह, देखिए ये रहा तमिलनाडु का क्षेत्र, ठीक है। तो ये आपका है, और इधर पे अगर आप देखते हैं तो ये क्षेत्र भी आपका है, ये क्षेत्र भी इधर पे, ठीक है। तो इस क्षेत्र में आपको लैटेराइट मृदा मिल रही है। अब चलिए थोड़ा और दूसरी मृदा को देखेंगे। तो अभी हमने क्या देखा, लैटेराइट मृदा। अब हम देखेंगे शुष्क मृदाएं। कौन सी? शुष्क मीन्स क्या होता है, सूखी हुई मृदाएं। तो देखिए सूखी हुई मृदा का क्या मतलब है। शुष्क मृदाओं का रंग जो होता है लाल से लेकर किशमिशी कलर का होता है, यानी किशमिश की कलर का होता है, ठीक है। ये समानता संरचना में बलुई होती हैं, यानी जिसका दाना होता है वो बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, यानी बड़े बड़े दाने की मृदा होती है, थोड़ी बलुई टाइप की होती है, और प्रकृति में लवणीय होती है, यानी नमक की मात्रा इसमें पाई जाती है, लवण पाया जाता है। कुछ क्षेत्रों की मृदाओं में नमक की मात्रा इतनी अधिक पाई जाती है। याद रखना कि शुष्क क्षेत्रों में जो है मृदा कैसी पाई जाती है, शुष्क मृदा कहाँ पाई जाती है और उसमें किस मात्रा की अधिकता होती है। तो किस मात्रा की अधिकता मिल रही है आपको, नमक की। नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम की मात्रा इधर पे आपको ज़्यादा मिलेगी और क्लोराइड की। तो देखिए इसमें क्या है, लवण की मात्रा इतनी अधिक मिलती है यहाँ पे, नमक की मात्रा, कि इसके पानी को अगर आप बाष्पीकृत कर दें, ठीक है, तो नमक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी झीलें, अगर आप राजस्थान साइड जाएंगे तो काफ़ी झीलों का पानी इसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है। गड्ढों में पानी भर दिया जाता है, ठीक है, और पानी जैसे ही बाष्पीकृत होता है तो उस गड्ढे में नमक बच जाता है और नमक प्राप्त हम लोग कर लेते हैं। शुष्क जलवायु चाहिए, ठीक है, जहाँ पे अगर आपको शुष्क मृदा मिलेगी तो वहाँ पे शुष्क जलवायु होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, उच्च तापमान होना चाहिए, ठीक है। उच्च तापमान के कारण क्या रहेगा, उच्च तापमान के कारण आपका जो है पानी का बाष्पीकरण जल्दी हो जाएगा, और तीव्र गति से बाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस कम हो जाता है। अब तीव्र गति से बाष्पीकरण होगा तो नमी तो कम हो जाएगी और ह्यूमस भी कम हो जाता है साथ साथ। इसमें नाइट्रोजन अपर्याप्त और फास्फोरस सामान्य मात्रा में होता है। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, बाष्पीकरण ज़्यादा होगा, तो नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाएगी। टेम्परेचर ज़्यादा, बाष्पीकरण ज़्यादा, लेकिन जो है नाइट्रोजन की मात्रा कम। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, यानी नाइट्रोजन की मात्रा अपर्याप्त मिलेगी। फास्फोरस समान मात्रा में मिलेगा, यानी ठीक ठाक फास्फोरस मिल जाएगा। नीचे की ओर चूने की मात्रा के बढ़ते जाने के कारण निचले संस्तरों में कंकड़ की परतें जमती जाएंगी। अब जैसे जैसे आप मिट्टी के नीचे की परत जाते हैं और उसके खोदते हैं मिट्टी को, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, चूने की मात्रा बढ़ने के कारण क्या होगा, कंकड़ की परतें आपको मिलने को देखने मिल जाएंगी। मृदा की तली संस्तर में कंकड़ों की परतों के कारण पानी क्या होता है, जो कंकड़ की परतें होती हैं उसके कारण पानी रिसाव सीमित हो जाता है। इसलिए सिंचाई किए जाने पर इन मृदाओं में पौधों की सतत वृद्धि के लिए नमी सदा उपलब्ध रहती है, ठीक है। ये मृदाएं क्या है, ये मृदाएं विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाली पश्चिमी राजस्थान में मिलेंगी आपको। अब लाक्षणिक रूप से विकसित हुई हैं। ये मृदा अनुर्वरक होती हैं, यानी अनुपजाऊ होती हैं, क्योंकि इनमें ह्यूमस और जैव पदार्थ की मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें ह्यूमस और जैव पदार्थ जो हैं कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये मृदा कैसी होती है, अनुर्वरक होती है, यानी खेती के लायक नहीं होती हैं। अब हम बात करेंगे लवण मृदा। तो लवण क्या होता है आपका, नमक भी तो आपका एक प्रकार का लवण है, ठीक है। तो देखिए इन मृदाओं को ऊसर मृदा कहते हैं। ऊसर से मतलब होता है ये भी मृदा आपकी अनुपजाऊ होती हैं, यार यहाँ पे भी अगर आप खेती करते हैं तो खेती आपकी खराब होगी, ठीक है, यानी उत्पादन अच्छा
नहीं होगा। लवण मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। यहाँ पे आपको सोडियम मिलेगा, ठीक है, पोटेशियम मिलेगा और मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मिल जाएंगी। अतः ये अनुर्वरक होती हैं, अनुर्वरक यानी अनुपजाऊ होती हैं और इनमें किसी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है। लवण मृदा में कहाँ से उगेगी? अब देखिए मिलती कहाँ है, तो मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और खराब अपवाह के कारण इनमें लवणों की मात्रा बढ़ती जाती है। तो जैसे ही मौसम खराब होता है या जलवायु खराब हो रही है, ठीक है, या फिर अपवाह जो आपके खराब हो रहे हैं उनके कारण क्या होगा कि इनमें लवणों की मात्रा बढ़ती जाती है। ये मृदाएं शुष्क और अर्ध शुष्क तथा जलाक्रांता क्षेत्रों और अनूपों में पाई जाती हैं, ठीक है, यानी सीधी सीधी बात है तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं ये मृदाएं, ठीक है। क्योंकि तट क्षेत्र आपके कैसे होते हैं, समुद्र से लगे हुए होते हैं, तो समुद्र का पानी ज्वार भाटा अगर बनते हैं, समुद्र का पानी इधर पे आ जाता है और समुद्र के पानी में होता है नमक, और जैसे ही यहाँ पे आ जाता है पानी तो इस मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। तो आगे देखिए, शुष्क जलवायु खराब आबोहवा के कारण इनमें लवणों की मात्रा बढ़ती जाती है। ये मृदा शुष्क और अर्धशुष्क तथा जलाक्रांता क्षेत्रों और अनूपों में पाई जाती हैं। इनकी संरचना बलुई से लेकर दोमटी तक होती है। इनमें नाइट्रोजन और चूने की कमी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन की कमी हो गई, यहाँ पे चूने की भी कमी हो गई, ठीक है। लवण मृदाएं का अधिकतर प्रसार कहाँ पे मिलेगा आपको? पश्चिमी गुजरात में मिलेगा, क्योंकि गुजरात आपका जो है कि बॉर्डर शेयर करता है किससे? समुद्र से। पूर्वी तट के डेल्टाओं में मिल जाएगा, क्योंकि डेल्टा आपके कहाँ बनते हैं? जस्ट समुद्र के किनारे ही डेल्टा बनते हैं। और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में, तो पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन क्षेत्र है वो दलदली मैदान है, दलदली और दलदला पानी उधर पे कैसा है कि वहाँ का अगर आप देखें तो वहाँ पे खारापन रहता है, ठीक है, खारापन रहता है सुंदरवन में। आगे देखिए क्या है, कच्छ का रण। कच्छ का रण आपको गुजरात में मिलेगा, वहाँ पे भी आपको समुद्र का पानी हल्का फुल्का मिल जाएगा, इसलिए वहाँ पे भी नमक रहता है, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ नमक के कण आते हैं, तो देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून इधर पर जैसे आता है कच्छ के रण में, तो हमने देखा था कि कच्छ के रण से जो है गुजरात से प्रवेश करता है दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। यहाँ आपका दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ से प्रवेश करता है, तो जैसे ही हवाएं आती हैं तो किसके कणों को ले आती हैं? तो नमक के कणों को इसमें ले आती हैं कच्छ के रण में, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गई आपकी। अब आगे देखिए, जो एक पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जम जाते हैं। अब जो पृथ्वी की या मतलब मान लीजिए मिट्टी की जो ऊपरी सतह है, इस प्रकार से अगर मिट्टी की जो ऊपरी सतह है यहाँ पे जम जाता है क्या? यहाँ पे जम जाता है नमक। अब नमक अगर ऊपर ही जम जाए तो क्या आप उसमें खेती कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। डेल्टा प्रदेश में समुद्री जल के भर जाने से लवण मृदाओं में विकास को बढ़ावा देता है। क्या करता है? वही चीज़ मैंने बताया कि जैसे जो आपका डेल्टा प्रदेश है, मान लीजिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, किसी का भी अगर आप डेल्टा मानते हैं, तो जो भी डेल्टा है उस डेल्टा में क्या होता है कि जैसे ही पानी थोड़ा ऊपर साइड आएगा, ठीक है, तो उस डेल्टा क्षेत्र में पानी भरेगा समुद्र का, और समुद्र का जब पानी भरेगा तो नमक उसमें मिल जाता है। तो वही चीज़ है कि डेल्टा प्रदेश में समुद्र जल के भर जाने से लवण मृदाओं के विकास को बढ़ावा मिलता है। अत्यधिक सिंचाई वाले गहन कृषि के क्षेत्रों में, विशेष रूप से हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में उपजाऊ जड़ोड़ भी लवणीय होती जा रही है, ठीक है। यानी जहाँ पे हम जड़ोड़ मृदाएं हम लोगों ने पढ़ी थी, तो थोड़ी थोड़ी जड़ोड़ मृदाएं भी क्या हैं कि थोड़ी थोड़ी जड़ोड़ मृदाएं भी, क्योंकि हमने देखा था कि जो जड़ोड़ मृदा हैं डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है। और डेल्टा क्षेत्र में अगर समुद्र का पानी आ जाता है तो वो जड़ोड़ मृदाएं भी कैसी होती जा रही हैं, तो वो भी जो है लवणीय मृदाओं में परिवर्तित होती जा रही हैं। तो देखिए जो हरित क्रांति, अब हरित क्रांति पढ़ेंगे हम कहाँ? हिस्ट्री में। और हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है, याद कर लेना, बहुत बार पूछा गया है। एम.एस. स्वामीनाथन बहुत एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? नाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। और हरित क्रांति हुई कब थी? तो 1960 में। तो दो चीज़ें याद कर लेना, और जो भी इसमें बचा हुआ है। और हरित क्रांति चलाया किसके लिए गया था? तो यही आपका कृषि जमीन के लिए चलाया गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहाँ पढ़ेंगे? हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब चलिए थोड़ा आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये उपजाऊ जड़ोड़ भी लवणीय होती जा रही हैं। शुष्क जलवायु वाली दशा में अत्यधिक सिंचाई केशिका क्रिया को बढ़ावा देती है। इसके परिणामस्वरूप नमक ऊपर की ओर बढ़ता है और मृदा की ऊपरी परत में नमक जमा हो जाता है। इस प्रकार के क्षेत्रों में, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में, मृदा की लवणता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। अब इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर लवणता की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है कृषि में, जमीन में या मृदा में, तो हम क्या करेंगे? कौन सा तत्व जो है डाल देंगे? तो हमें डालना क्या पड़ेगा? उसमें जिप्सम हम डालेंगे, और जिप्सम हम डालेंगे तो जो है लवण से निपट जाएंगे, ठीक है, यानी निपटारा मिल जाएगा हमें, फिर आराम से हम खेती कर सकते हैं। तो पंजाब हरियाणा में अक्सर जिप्सम की सलाह दी जाती है। अब चलिए इसको थोड़ा मैप देखेंगे, अब पिटमय मृदा बाद में पढ़ लेंगे।
मैप देखेंगे कौन कौन सी मृदा हम लोगों ने देख ली। तो वन मृदा तो अभी नहीं देखी, जड़ूर देख ली, तो जड़ूर का तो मैंने आपको मैप भी दिखा दिया था। इसके बाद जो है लाल पीली मृदा भी मैंने आपको दिखा दी, काली भी दिखा दी, लैटराइट भी दिखा दी, और शुष्क मृदा है तो शुष्क मृदा भी आप लोग देख लीजिएगा। ये रही आपकी शुष्क मृदा, ठीक है, यहाँ पे आपकी शुष्क मृदा मिल जाती है। अब देखिए आप इसको और देख लीजिए एक बार, वन मृदा। तो वन मृदा कहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके वन पाए जाते हैं वहाँ पे आपको वन मृदा मिल जाएगी, ठीक है। ये देखिए इधर पे ये आपको वन मृदा मिल रही है। अब चलिए आगे देखिएगा इसको थोड़ा, चलिए इसको आगे देखते हैं। कहाँ पे थे हम लोग, लेटराइट देख चुके थे, इसका लवण मृदा भी देख चुके थे, पिटमय। अब देखिए लवण देख ली थी, अब हम देखेंगे पिटमय, ठीक है, पिटमय मृदा देखेंगे, पिटमय। अब इसको देखना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो पिटमय मृदा को हम कहते हैं दलदली मृदा, क्या कहते हैं इसको, दलदली, ठीक है। पिटमय का मतलब होता है दलदली, दलदली मृदा। अब दलदली मृदा आपको कहाँ मिलेगी, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती हो। ये मृदा है भारी वर्षा तथा उच्च आर्द्रता। अब ज़्यादा बारिश होगी, उच्च आर्द्रता रहेगी, तो वहाँ पे मृदा कैसी होंगी, दलदली। बारिश और उच्च आर्द्रता, बारिश भी हो रही है और उच्च आर्द्रता भी है, तो वाष्पीकरण भी नहीं होगा, तो मृदा दलदली मिलेंगी। तो उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो, ठीक है। क्योंकि देखिए वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो, वो वनस्पति उसी में गिर जाती है मिट्टी में, ठीक है, तो वो उसी में मिल जाती है, तो और मृदा दलदली हो जाती है। अतः इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो वही जो पदार्थ हैं पेड़ पौधे उसी में गिर जाते हैं, तो वो उसी में मिल जाते हैं। अब देखिए आगे, अब क्या है आगे, जो मृदा को ह्यूमस और पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व प्रदान करते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती है, यानी ज़्यादा होती है। ये मृदा सामान्यतः गाढ़े और काले रंग की होती हैं। किस रंग की होती हैं, गाढ़ी तो होती हैं, गाढ़े के साथ साथ काले रंग की भी होती हैं, ठीक है। अनेक स्थानों पर ये क्षारीय भी हैं, ठीक है, इसमें क्षार भी पाया जाता है। ये मृदा अधिकतर बिहार के ऊपरी भाग में मिलेंगी आपको। क्यों, क्योंकि बिहार के ऊपरी भाग में इसलिए क्योंकि वहाँ पे अधिकतर नदियों का पानी आता रहता है। उत्तरांचल के दक्षिणी भाग में मिलेंगी, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में मिलेंगी, उड़ीसा तमिलनाडु में भी बारिश के कारण मिलेंगी। चलिए अब देखेंगे वन मृदा। तो वन मृदा देख लीजिए, वन मृदा कहाँ मिलेंगी, जहाँ पर बहुत सारे वन हों। आप अपने नाम के अनुरूप ये मृदा पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में ही बनती हैं। कहाँ पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वन हो और जहाँ पे बारिश हो, ठीक है। इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है। अब देखिए ये मृदा मिलती कहाँ हैं, वन मृदा तो पर्वतीय क्षेत्र में मिलती हैं। कहाँ पे, पर्वतीय क्षेत्र में। तो पर्वतीय क्षेत्र हमारे यहाँ पे कहाँ पे, तो आप आराम से बता देंगे कि हमारे यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय पर्वत, ठीक है। तो वहीं पर मृदा मिलती हैं, मैंने इसको आपको मैप में भी दिखा दिया है। इस पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदाओं का गठन और संरचना बदलती रहती है। घाटियों में ये दोमटी और पांसु होती हैं तथा ऊपरी ढाल पर ये मोटे कणों वाली होती हैं। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अनाच्छादन होता रहता है। अब इसको समझना, हिमालय के हिमाच्छादित, ठीक है, और अनाच्छादन, हिमालय के हिमाच्छादित, हिमाच्छादित मीन्स होता है हिम से ढका हुआ, हिमाच्छादित मीन्स होता है हिम प्लस आच्छादित, ठीक है। हिम प्लस आच्छादित को हम बोलेंगे हिम से ढका हुआ, ठीक है। तो इन मृदाओं का अनाच्छादन होता रहता है। अनाच्छादन मीन्स होता है बिना ढका हुआ, ठीक है। तो जो है मतलब हिम से बिना ढकी हुई ये मृदाएं मिलती हैं और ये अम्लीय और कम ह्यूमस वाली होती हैं। निचली घाटियों में पाई जाने वाली मृदा कैसी होती हैं, उर्वरक होती हैं। क्यों, क्योंकि ऊपर की घाटी से जो भी चीज़ इसमें आती है ह्यूमस से लेके, अगर आप मिनरल से देखें सारा कुछ, तो नीचे की घाटियों में मृदा जब रुकती हैं तो वो उर्वरक होती हैं, यानी उपजाऊ होती हैं। ऊपर की गई चर्चा से स्पष्ट है कि मृदाएँ, उनका गठन, यानी अगर आप उसके कण देखें किसका छोटा है किसका बड़ा, तो उसकी चीज़ से उनके गुण देखें, उनकी प्राकृतिक फसलें देखें किसमें कौन सी अच्छी हो रही है, पौधे और वनस्पतियों के अंकुरण एवं वृद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। और मृदा जीवित तंत्र है, ठीक है, आप इसको जीवित तंत्र बोल सकते हैं। किसी भी अन्य प्राणी की तरह यह विकसित, क्षय तथा निम्नीकृत होती रहती हैं। तो जिस प्रकार से प्राणी क्या होता है, विकसित यानी बढ़ना, उसका क्षय, उसका निम्नीकरण, तो इसी प्रकार से मृदा का भी होता रहता है। यदि समय पर इनका सही उपचार ना किया जाए तो उनमें सुधार भी होता है। उनमें क्या होता है कि उनका सही उपचार किया जाए तो उनमें सुधार भी हो जाता है।
अगर मृदाओं का सही उपचार कर दें तो उनका सुधार भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप बीमार हो गए और आपकी दवाई कर दी जाए तो आप सुधर जाते हैं, यानी सही हो जाती है आपकी तबीयत। उसी प्रकार से अब अगर समय के साथ मृदा का उपचार कर दिया जाए तो मृदा में सुधार आ जाता है। मृदा उस तंत्र के अन्य घटकों पर गहरा प्रभाव डालती है जिसका भी स्वयं एक अंग है। चलिए अब इसमें थोड़ा आगे देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा अब इधर से इंपॉर्टेंट है आपका मृदा अवकर्षण से लेके अब आपका देखिए इधर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब आपके टॉपिक हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अब देखिए अवकर्षण, मृदा का अवकर्षण। अवकर्षण मीन्स होता है मृदा का पोषण स्तर घट जाना, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं उर्वरकता का ह्रास, यानी जो है मृदा आपकी उर्वरक है अच्छी खासी मृदा आपकी जो है उपजाऊ है उसका ह्रास होना यानी उसकी हानि होना। तो देखिए क्या बताया मैंने आपको, मृदा का पोषण स्तर घट जाना। पोषण स्तर घटने का मतलब है फिर अगर आप उसमें कृषि करते हैं तो कृषि अच्छी से नहीं होगी, यानी उपजाऊपन अच्छा नहीं रहेगा। मोटे तौर पर मृदा अवकर्षण को मृदा की उर्वरकता के ह्रास के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसके? मृदा का अवकर्षण किसे कहते हैं हम? याद रखना, मृदा का अवकर्षण 1 लाइनर में पूछ सकता है कि मृदा का अवकर्षण मतलब, मृदा का अवकर्षण मतलब मृदा की उर्वरकता का ह्रास, यानी मृदा का उपजाऊपन कम होना। इसमें मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है, इस चीज़ को याद रखना, तथा अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई कम हो जाती है। अपरदन क्या होता है? अपरदन मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ का वहाँ से हट जाना, ठीक है। अपरदन मैंने आपको बार बार बताया है कि अपरदन मीन्स होता है कटाव, ठीक है। निक्षेपण मीन्स होता है जमाव, तो अपरदन मीन्स याद रखना कटाव। तो अगर मृदा का अपने स्थान से कटाव हो रहा है तो कहाँ से होगा? सबसे पहले ऊपरी परत का होगा, और ऊपरी परत तो आपकी उपजाऊ होती है, और ऊपरी परत अगर उधर से हट जाती तो उपजाऊ नहीं रहेगी, ठीक है। वो मृदा का अवकर्षण कहलाने लगेगा। दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई कम होती जा रही है। दुरुपयोग यानी आप कुछ ऐसे चीज़ें करते हैं, वनों को काटते हैं, मिट्टी की खुदाई करते हैं। मिट्टी की खुदाई से मतलब है जैसे मान लीजिए कोई उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है, अब आप उसकी खुदाई करने में लगे। अब उपजाऊ मिट्टी की अगर आप खुदाई कर देंगे तो जो उसकी ऊपरी परत है जहाँ पे हम लोग अच्छी फसल उगा सकते हैं, जहाँ जिसमें पोषण स्तर अच्छा खासा रहता है, तो वो ऊपरी परत अगर आप खुदाई में निकाल देंगे तो उसमें क्या होगा कि जो ऊपरी परत है मृदा की वो हट जाएगी, और ऊपरी परत हटने के कारण मृदा फिर उपजाऊ नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि नीचे तो बजरी रहती है मृदा के, ठीक है, तो वो बजरी में थोड़ी ना आप फसल उगा सकते, ठीक है। तो उसका अपरदन और मानव के द्वारा उसका दुरुपयोग करेंगे अगर हम मृदा का, तो क्या होगा? मृदा का अवकर्षण देखने को मिलेगा। भारत में मृदा संसाधनों की क्षय का मुख्य कारण मृदा अवकर्षण है, ठीक है। यानी अगर आप देखते हैं कि मृदा संसाधनों की क्षय यानी मृदा संसाधन कम होना, मान लीजिए सीधी बात, एक एग्जाम्पल कौन सा, जो है फसल का कम उपजाऊ यानी फसल का क्या होना? कम उत्पादन होना। फसल का कम उत्पादन होना, फसल का अगर कम उत्पादन होता है तो फसल हमें मृदा से ही तो फसल जो हम मृदा से ही तो उगा रहे हैं, यानी मृदा संसाधन है, ठीक है, और मृदा से ही हम फसल उगा रहे हैं, यानी मृदा नहीं होगी तो हम फसल नहीं उगा पाएंगे, और उसमें अगर कमी आती तो उसका क्षय बोला जाएगा, ठीक है। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर रही होगी। और मुख्य कारण मृदा अवकर्षण है। मृदा अवकर्षण की दर भू आकृति यानी भूमि की आकृति कैसी है, पठारी है, पर्वतीय है, ऊंचाई है, गड्ढा है, या फिर अगर आप बोलें तो आप बोल सकते हैं भूमि का जो है समतल मैदान है, तो भू आकृति। तो मृदा अवकर्षण की दर किस किस चीज़ पर निर्भर करती है या कहाँ कहाँ पे भिन्न रहती है, कहाँ कहाँ पर किस प्रकार की होती है, ठीक है। तो एक तो भू आकृति पर भिन्न रहेगी। पवनों की गति, अब देखिए पवन बहुत तेज चली है तो आपने देखा होगा कि जब हवा तेज चलती हो तो साथ में मृदा को उड़ा लेती है, और उड़ाएगी किसको? नीचे के स्तर तो उड़ा नहीं ले जाएगी, मृदा के नीचे की परत नहीं उड़ा पाएगी ना, मृदा की ऊपरी ही परत को उड़ा लेती है, क्योंकि वो महीन होती है और महीन होती है, ठीक है। तो मृदा की अगर गति तेज हो तो वो पवन की अगर गति तेज हो तो क्या करती है? मृदा की ऊपरी परत को उड़ा लेती है, और जैसे ही ऊपरी परत को उड़ा लेगी तो वो जो परत उड़ जाएगी तो नीचे की परत निकल के आएगी, और नीचे की परत तो फिर से बजरी मिल गई, और बजरी मिलने के कारण फिर से इधर पे जो है आपकी फसल अच्छी नहीं होगी। आगे देखिए वर्षा की मात्रा, और वर्षा की मात्रा से क्या मतलब है? जहाँ पे बरसात बहुत तेज़ होती है तो पानी का बहाव तेज होगा। पानी का जहाँ बहाव तेज होता है वहाँ से क्या होता है कि मृदा वहाँ से पानी जो है बहकर ले जाता है, यानी मृदा का कटाव करता है, ठीक है। मृदा का कटाव यानी अपरदन करता है, और जब मृदा का अपरदन वहाँ से करेगा तो वैसे भी ऊपर परत की मृदा क्या होगी? वहाँ से हट जाएगी, और ऊपर परत की मृदा हटेगी तो मृदा का अवकर्षण उसको हम
बोलेंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे वर्षा की मात्रा ज़्यादा कम हो या पवनों की गति तेज या बहुत ज़्यादा हो या फिर भू आकृति का अलग अलग हो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इन सब चीज़ों की वजह से आपको मृदा अवकर्षण की दर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न मिलेगी। यानी हर जगह ऐसा नहीं होता है ना कि बहुत ज़्यादा जो है मृदा हर जगह की अवकर्षण हो चुकी है, यानी हर जगह की मृदा का उपजाऊपन चला गया। कहीं पे मृदा का उपजाऊपन रहेगा, कहीं पे चला जाएगा, कहीं पे कम जाएगा, कहीं पे एकदम से ज़्यादा चला जाएगा, तो वो इन चीज़ों पर निर्भर करता है। चलिए इसमें थोड़ा आगे देखेंगे। आगे है आपका मृदा अपरदन। अपरदन मीन्स होता है कटाव। बार बार मैंने बताया है आपको, अपरदन मीन्स होता है कटाव। और हम देखेंगे मृदा का अपरदन किन किन चीज़ों से होता है, कहाँ पे ज़्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है, इससे हमें क्या नुकसान होंगे मृदा के अपरदन से। तो देखिए मृदा के आवरण का विकास मृदा अपरदन कहलाता है। आवरण मीन्स क्या होता है? आवरण मीन्स होता है, अगर आप देखें मृदा का आवरण, तो देखिए मृदा का आवरण जो होता है आपका, मृदा का आवरण, तो आवरण मीन्स होता है कवर। ठीक है, यानी ऊपर का कवर। आवरण मीन्स होता है ऊपर का कवर। ठीक है, तो मृदा का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम कवर ही बोलेंगे। तो अपरदन मीन्स क्या होता है? आवरण का विनाश, यानी जो ऊपर का कवर है उसका विनाश, तो उसको हम कहते हैं मृदा अपरदन। और जब ऊपर के आवरण का विनाश होगा, क्या जैसे मान लीजिए बहुत तेज हवा चल रही है तो ऊपर की मृदा उड़ के चली जाएगी, तो यानी आवरण का विनाश हो जाएगा। और आवरण का विनाश का मतलब क्या है? जब वो मृदा वहाँ से कट गई तो क्या बनेगा? उसका मृदा अपरदन ही तो कहेंगे हम उसको। मृदा के कटाव को ही तो मृदा अपरदन कहते हैं। आगे देखिए अब किस किस से होता है, तो बहते जल से, मैंने अभी अभी आपको बताया मृदावकर्षण में कि बहते जल से बहुत तेज़ी से कटाव होता है, बहुत तेज हवाओं से कटाव होता है। ठीक है, तो देखिए बहते जल और पवनों की अपरदनात्मक प्रक्रिया और मृदा निर्माणकारी प्रक्रिया साथ साथ घटित हो रही होती हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसा होता है कि कैसा होता है, देखिए इसमें एक साइड अगर बहते जल के साथ मृदा का अपरदन हो रहा है या फिर तेज हवा के साथ मृदा का अपरदन हो रहा है, तो अपरदन की क्रियाएं और मृदा का निर्माण, ठीक है, दूसरी जगह से ऐसा होता है ना, जैसे देखिए अगर ये बहते जल के साथ मृदा वहाँ से जा रही है, एक जगह से अगर कट रही है तो दूसरी जगह रुकेगी। ठीक है, यानी दूसरी जगह उसका जमाव होगा, तो जिस जगह जमाव होगा वहाँ की मृदा उपजाऊ हो जाएगी। तो वही चीज़ है कि एक तरफ तो अपरदनात्मक प्रक्रियाएं चलती हैं, लेकिन दूसरी तरफ निर्माणकारी प्रक्रियाएं भी साथ साथ घटित होती रहती हैं। तो देखिए एक समय के बाद 100 साल 200 साल 400 साल बाद अगर आप देखेंगे, खैर मतलब ऐसा होता है कि कहीं कहीं पे जैसे माना जाता है कि जो हमारा राजस्थान है वहाँ पे एक समय पे समुद्र होता था। ठीक है, एक समय पे माना जाता है कि वहाँ की मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती थी, लेकिन अगर आप देखते हैं अगर जाके पश्चिमी राजस्थान थार के मरुस्थल में, तो क्या आज भी आपको वहाँ की मिट्टी उपजाऊ मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो ये समय के अनुसार होता है, समय बहुत बड़ा योगदान करता है। मैंने पहले भी आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि मृदा का बनना समय बहुत बड़ा कारक होता है। ठीक है, समय के साथ क्या होता है, कहीं की मृदा उपजाऊ तो कहीं की मृदा अनुपजाऊ होने लगती है। क्यों? क्योंकि अपरदनात्मक और निर्माणकारी प्रक्रिया दोनों एक साथ ही चलती हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। सामान्यतः इन दोनों प्रक्रियाओं में एक संतुलन बना रहता है। धरातल से सूक्ष्म कणों के हटने की दर वही होती है जो मिट्टी की परत में कणों के जुड़ने की दर होती है। एक साइड से मिट्टी हटी और दूसरी तरफ जाके जम गई, तो वही चीज़ है, दोनों चीज़ें आपकी बराबरी से चल रही हैं। कई बार प्राकृतिक अथवा मानवीय कारणों से यह संतुलन बिगड़ जाता है। प्राकृतिक, जैसे मान लीजिए क्या होता है कि देखिए प्राकृतिक कारण भी आपके कुछ होते हैं, बाढ़ आ जाती है। ठीक है, बाढ़ हमारे हाथों में नहीं होती है। बाढ़ के बाद जैसे अगर आप देखते हैं सूखा हो जाए, सूखा होने के कारण पानी की नमी चली जाएगी, तो पवन तेज चलेगी, तो पवन के कारण मिट्टी के ऊपर के कण उड़ जाएंगे। ठीक है, अगर हम मानवीय कारण देखें, मानव के द्वारा कारण देखें, तो मानव क्या करते हैं, वनों को काट दिए। अब वनों को काटने के कारण क्या होता है, मिट्टी का उस जगह से कटाव होने लगता है। आगे देखिए क्या है, आगे थोड़ा देखते हैं, जिससे मृदा के अपरदन की दर क्या है, बढ़ रही है। यानी कुछ प्राकृतिक कारण है, कुछ मानवीय कारण है, मानव के द्वारा कारण है। इन सब कारणों के कारण मृदा का जो अपरदन है उसकी दर तेजी से बढ़ रही है। यानी अगर मृदा के अपरदन की दर तेजी से बढ़ रही है, इनके कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जो मृदा का पोषण स्तर है वो घट रहा है और मृदा का अनुपजाऊपन तेजी से बढ़ रहा है। मृदा अपरदन के द्वारा मानवीय गतिविधियां भी काफी हद तक उत्तरदायी हैं। तो मानवीय गतिविधियां बहुत ज़्यादा उत्तरदायी हैं। पहली बात तो देखिए इसमें क्या बता रखा है कि जनसंख्या बढ़ने के साथ भूमि की मांग भी बढ़ने लगती है। तो एक मानव कारण ही है कि देखिए जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो भूमि की मांग बढ़ेगी। ठीक है, अब भूमि की मांग बढ़ेगी तो लोग बाग क्या करेंगे,
उपजाऊ खेती है जो उसमें घर बनाएंगे, ठीक है, या फिर मान लीजिए वन काट के घर बनाएंगे। अब वन काटेंगे तो उसमें क्या है, पेड़ पौधे काट देंगे। अब पेड़ों को तो आपको पता है कि जो वनों की जड़ें, जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध के रखती हैं, पानी को भी रोक देती हैं, यानी मिट्टी के कटाव को सीधी बात है रोक देती हैं, यानी मिट्टी कटाव उधर से कम होती है और पानी का बहाव भी कम हो जाता है, क्योंकि जो जड़ें हैं पानी के बहाव को थोड़ा धीमा कर देती हैं, ठीक है। तो जनसंख्या अगर बढ़ती है तो उससे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि मानव, अगर अब जनसंख्या बढ़ेगी तो मानव बस्तियां बनाएंगे तो उससे प्रभाव पड़ेगा। कृषि करने के लिए क्या करेंगे, कृषि करने के लिए ज़मीन ढूंढेंगे तो उससे प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद पशुचारण ज़्यादा बढ़ता है तो उससे प्रभाव पड़ेगा। अन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन तथा अन्य प्राकृतिक वनस्पति को साफ कर देते हैं, वनों को साफ करते हैं, और कुछ प्राकृतिक वनस्पति और आपकी जो लगी हुई हैं उनको भी साफ, सीधी बात है वनों को साफ करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं अपनी मांग को पूरा करने के लिए। मृदा को हटाने और उनका परिवहन कर सकने के गुण के कारण पवन और जल मृदा अपर्दन के दो शक्तिशाली कारक है। फिर से देखिए इसको, मृदा को हटाने यानी मृदा का हटना और उसका परिवहन कर सकने के गुण, ठीक है, उसका परिवहन कर सकने के गुण के कारण पवन और जल मृदा अपर्दन के दो शक्तिशाली कारक हैं। यानी सीधी बात है, अगर मृदा हट रही है तो कौन से दो कारक है, एक तो पवन का तेज तेज चलना, हवा का तेज चलना, दूसरा जल का तेजी से बहना। तो इन दोनों के कारण क्या होता है कि मृदा का अपर्दन होता है, यानी मृदा का कटाव होता है। शक्तिशाली कारक हैं, बहुत बड़े कारक हैं ये दोनों। जैसे अगर आप देखें मरुस्थल में, तो मरुस्थल में हवाएं तेज चलती है और हवाएं तेज चलने के कारण जो उधर की मिट्टी होती है एक स्थान से दूसरे स्थान आती जाती है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, पवन द्वारा अपर्दन शुष्क क्षेत्रों में होता है। अगर आप पवन द्वारा अपर्दन की बात करें या हवा द्वारा अपर्दन की बात करें तो कहाँ पे होगा, या तो शुष्क क्षेत्रों में होगा या अर्ध शुष्क, यानी जहाँ पे नमी ना हो। देखिए अगर जहाँ पे मिट्टी में नमी होगी तो वो मिट्टी तो चिपकी रहेगी ना नीचे, उससे फिर पवन के द्वारा वो उड़ेगी नहीं, ठीक है। तो अगर वहाँ पे शुष्क है क्षेत्र तो उससे पवन से क्या होगा, पवन के द्वारा वहाँ से मृदा का कटाव होगा। और वर्षा कहाँ पे देखने को मिलती है, तो बरसात जो देखने को मिलती है वो भारी वर्षा और खड़ी ढालों वाले प्रदेशों में बहते जल के द्वारा इसका अपर्दन होता है मिट्टी का। तो जहाँ भारी वर्षा होती है और भारी वर्षा के, और देखिए जहाँ पे खड़ी ढलान मिल जाए, मान लीजिए ढलान का स्लोप इस प्रकार से है, ठीक है, पहाड़ी का स्लोप इस प्रकार से है। अब जितनी ही ढलान उतना तेज इसका बहाव पानी का, और जितना तेज बहाव उतनी तेजी से मिट्टी का कटाव करेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जहाँ पे बारिश होती है वहाँ पे क्या करती है, वहाँ पे बरसात के द्वारा मिट्टी का अपर्दन होता है। तो दो मुख्य कारण है, एक तो बारिश और दूसरा पवन, ठीक है। आगे देखिए, जल अपर्दन अपेक्षाकृत अधिक गंभीर होते हैं, ठीक है। जल अपर्दन क्या होते हैं, बहुत गंभीर होते हैं, और यह भारत के विस्तृत क्षेत्रों में हो रहा है। ऐसा नहीं है, भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में हो रहा है, ठीक है। पहली बात तो देखिए, जहाँ पे नदियाँ निकली हैं वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। जिस क्षेत्रों में बारिश ज़्यादा होती है उस क्षेत्रों में इस चीज़ को आपको देखने को मिलता है। हिमालय पर्वत से ऊपर से नदियाँ निकल के आती हैं, ढलान उसको अच्छा खासा मिल जाता है, वहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, और यह भारत के विस्तृत इस चीज़ हो गया। जल अपर्दन दो रूपों में होता है, जल अपर्दन दो रूपों में होता है। कौन कौन सा होता है, पहला तो होता है आपका परत अपर्दन और दूसरा होता है आपका अवनालिका अपर्दन। परत अपर्दन, ठीक है, परत अपर्दन कहाँ होता है, जहाँ पे बारिश कम हो, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं जहाँ पे भूमि समतल हो, ठीक है। परत अपर्दन आपको समतल भूमि में देखने को मिलेगा, और अवनालिका अपर्दन आपको वहाँ देखने को मिलेगा जहाँ पे तेज ढलान हो, क्योंकि तेज ढलान के कारण पानी क्या करेगा, नालियाँ बना लेगा, ठीक है, नालियाँ बना लेता है, ठीक है। तो अब आप देखिए, मान लीजिए बारिश हो रही है यहाँ पे, इधर पे देखिए, अगर आप इधर पे मान लेंगे इधर पे बारिश हो रही है तो इस प्रकार से बूंदें गिर रही हैं, तो ये क्या करेगा, इस समतल मैदान में अगर इस प्रकार से बूंदें गिर रही हैं तो पूरी परत को क्या करेगा, पूरी परत यहाँ पे क्या करेगा, मिट्टी का बहा ले जाएगा, ऊपर की पूरी परत मिट्टी की बहा ले जाएगा पानी। लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है, इसमें समझ नहीं आता है कि इधर की परत जा रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे, इसके अलावा अगर आप दूसरी बात देखते हैं कि देखिए एक पहाड़ी क्षेत्र है इस प्रकार से, ठीक है, तो यहाँ से जब पानी ऊपर से बह के आएगा तो क्या करता है, एक नाली टाइप की बना देगा, इस प्रकार से एक नाली टाइप की बना देगा और तेज़ी से पानी बहेगा। अब जब तेज़ी से पानी यहाँ पे बहेगा, इधर पे देखना, इधर पे तेज़ी से पानी बहेगा तो क्या करेगा, एक तो नीचे की साइड गड्ढा करता जाएगा, ठीक है, और दूसरा इसके किनारों से मिट्टी का कटाव करता जाएगा। जैसे आपने देखा होगा
क्या एक पाइप डली हो ना, एक पाइप डली हो, उस पाइप से तेजी से नीचे की साइड पानी गिर रहा हो ना, तो जहाँ पानी की एक धार बनी हो, जहाँ पानी की एक धार बनी होती है वहाँ पे बहुत गड्ढा सा हो जाता ना गड्ढा सा, वो पानी कटाव कर देता है, इसी के कारण गड्ढा हो जाता है, यानी वहाँ की पूरी मिट्टी को पानी हटा देता है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखने को आपको मिलती है कि एक तो होता है परत अपर्दन जल के कारण और दूसरा आता है अवनालिका अपर्दन। ठीक है, अब इसको थोड़ा इधर पे देखिए, इधर पे देखिए, एक तो होगा आपका परत अपर्दन, दूसरा अवनालिका। परत अपर्दन आपको समतल भूमियों में देखने को मिलेगा, समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा होती है। ठीक है, उसके बाद होता है क्या, परत अपर्दन, बहुत तेज बारिश हो रही है। ठीक है, लेकिन भूमि कैसी है, समतल। ठीक है, तो एक धारा में पानी नहीं बहेगा। ठीक है, और पूरी मृदा का ऊपर से अपर्दन कर देगा, और इससे मृदा का क्या होता है, और इससे मृदा का हटना आसानी से दिखाई ही नहीं देता हमें, मैंने अभी बताया, लेकिन आप 1 मिनट के लिए देखना। इधर पे एक चीज़ देखिए, इधर पे एक फोटो दी हुई है आपकी मृदा अपर्दन की। अब आप इधर पे देखिए मिट्टी का किस प्रकार से, इस प्रकार से नालियाँ बना रखी हैं पानी ने। ठीक है, नालियाँ बना दी यानी बीच बीच से पूरा कट गया। ठीक है, यानी बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, पूरी नाली बन जाती है। और एक नाली बनने से क्या मतलब, यहाँ की मिट्टी पानी में बह के निकल गई यहाँ से। ठीक है, और यानी ऊपर की परत इधर मिट्टी की हट गई, और अगर आप नाली के नीचे की साइड की परत देखेंगे वहाँ पे आपको बजरी मिल जाएगी। बजरी से कुछ होता नहीं है, वहाँ पे खेती होती नहीं है। अब चलिए आगे देखिएगा इधर पे, तो क्या होता है कि जो समतल मैदान है, तो समतल मैदान पर आपको आसानी से अपर्दन देखने को नहीं मिलेगा, किंतु यह अधिक हानिकारक होता है। यह अधिक हानिकारक होता है क्योंकि जो ऊपर की परत है, वो ऊपर की परत पूरी निकल जाती है, क्योंकि इससे मिट्टी की जो सूक्ष्म और अधिक उर्वरक ऊपरी परत हट जाती है। ठीक है, अवनालिका अपर्दन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। मैंने आपको चीज़ बता दी है कि तीव्र ढालों पर मिलेगा आपको अवनालिका अपर्दन। क्यों, क्योंकि तेज ढलान से जब पानी आएगा तो वो एक नाली के रूप में आता है। ठीक है, आगे देखिए, वर्षा से गहरी हुई अवनालिका कृषि भूमिकाओं को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती है। क्या करती हैं, मान लीजिए एक पूरा खंड इस प्रकार से है। ठीक है, ये पूरा खेत है, अभी खेत तो है, लेकिन एक इस प्रकार से एक नाली इधर से निकल गई, एक नाली इधर से निकल गई, अब बीच में इतना बड़ा बड़ा सा गड्ढा हो गया इधर पे। अब हमें क्या लगेगा, जैसे ये भूमि का टुकड़ा 3 भागों में बट गया हो। ठीक है, तो वही चीज़ बता रखा है कि ऐसे लगने लगता है जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में भूमि को खंडित कर दिया हो, जिससे भी कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। अब इसमें हल चलाने में, किसी बीज बोने में, या फिर इसमें ट्रैक्टर आप चलाते हैं तो उससे प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, यानी उस भूमि को क्या करती है, खंड खंड में बांट दिए, तो छोटे छोटे उसके टुकड़े हो जाते हैं, जिससे हमें कृषि करने में अनुपयुक्त, मतलब उसमें क्या है, प्रॉब्लम होती है। आगे देखिए, जिस प्रदेश में अवनालिका अथवा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं, बीहड़ तो आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि देखिए बीहड़ आपका जो पान सिंह तोमर मूवी है उसमें बीहड़ का नाम बहुत ज़्यादा लिया गया है। ठीक है, और आपने पान सिंह तोमर मूवी शायद देखी होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो पान सिंह तोमर डाकू है वो कहाँ पे रहते थे, वो रहते थे चंबल की बीहड़ में। ठीक है, तो इसी के कारण ये बीहड़ आपके प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चंबल के बीहड़ बहुत प्रसिद्ध हैं आपके, और पान सिंह तोमर के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। आगे देखिए क्या है कि जिस प्रदेश में अवनालिका या हम उसको बीहड़ भी कह सकते हैं, ठीक है, अधिक संख्या में होते हैं, उसे उत्खान भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। ठीक है, यानी उत्खान, बीहड़ क्या होते हैं, इसी प्रकार से अवनालिका टाइप के होते हैं आपके, बड़े बड़े होते हैं, यानी इतने बड़े बड़े होते हैं कि यहाँ पर जो डाकुओं की गैंग रहती है वहाँ बीहड़ में रहती है। ठीक है, और बीहड़ आपके किससे बनते हैं, तो जो आपकी चंबल नदी है, नदियाँ क्या होती हैं, अगर आपका रास्ता चेंज कर ले नदियाँ, तो जो रास्ते से वो जा रही हैं वहाँ पे इस प्रकार की आपकी एक नाली बनी होगी पूरी। ठीक है, यानी बीहड़ बना होगा, और मान लीजिए अब नदी ने क्या किया, अपना रास्ता इधर से निकाल लिया, अभी जो बीहड़ है ये सूखा हो जाएगा, यानी सूखा नहीं यहाँ पे, यानी यहाँ पे पानी नहीं होगा। अब यहाँ पे पानी नहीं होगा तो गहरी खाई टाइप की बन जाएगी और एक लंबी नाली टाइप की बन जाएगी, और खाई टाइप की बनने के कारण इसको हम कहते हैं बीहड़। ठीक है, और यहाँ पे लोग बसने लगते हैं इस बीहड़ में, और अधिकतर यहाँ पे डाकू ही बसते हैं। ठीक है, तो पान सिंह तोमर के लिए ये चीज़ प्रसिद्ध है। आगे देखिएगा, क्योंकि उसकी मूवी बनी है तो उसके लिए इस चीज़ को बताया गया है। तो जिस प्रदेश में अवनालिकाएं अथवा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्खान भूमि स्थलाकृति कहते हैं। चंबल नदी की द्रोणी में बीहड़ बहुत विस्तृत हैं, यानी जो चंबल नदी है उसकी द्रोणी, यानी पूरा चंबल नदी का जो तंत्र है, यानी चंबल नदी और चंबल नदी की जितनी सहायक नदी हैं, तो इन सब चीज़ को मिला के हम क्या कहेंगे, चंबल नदी की द्रोणी। तो वहाँ पे बीहड़ बहुत ज़्यादा विस्तृत है, फैले हुए हैं, बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं अवनालिका या बीहड़। देश की लगभग 8000 हेक्टेयर भूमि प्रति वर्ष बीहड़ में परिवर्तित हो जाती है, और बीहड़ जो है आपके
आपके जो क्या है बीहड़ क्या होती है, आपकी जो भूमि होती है वो ऊबड़ खाबड़ हो जाती है। ऊबड़ खाबड़ होने के कारण आप वहाँ पे खेती नहीं कर सकते हैं। यानी हर साल इन्होंने क्या बताया एक रिपोर्ट के अनुसार कि 8000 हेक्टेयर भूमि बीहड़ में परिवर्तित हो जाती है हर साल। यानी हर साल 8000 हेक्टेयर भूमि पर आप खेती नहीं कर सकते हैं। किस तरह के क्षेत्रों में अवनालिका अपर्दन संभव है, तो किस तरह के क्षेत्रों में अवनालिका अपर्दन संभव है आपको खुद पता है, ढलान वाले क्षेत्रों में। चलिए आगे देखिएगा, मृदा अपर्दन भारतीय कृषि के लिए गंभीर समस्या बन गई है, क्योंकि देखिए मृदा अपर्दन जहाँ होगा वहाँ की मृदा जो है अनुपजाऊ हो जाएगी, ठीक है। और अब अनुपजाऊ हो जाएगी तो कृषि करने लायक वो रह नहीं जाएगी, क्योंकि उसमें जो उत्पादन है कृषि खेती का होगा नहीं। अब उत्पादन नहीं होगा तो बीज क्यों बर्बाद करें, मेहनत क्यों बर्बाद करें, कोई खेती नहीं करेगा। तो एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। इसके दुष्प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, और भी क्षेत्रों में इसके दुष्प्रभाव देखने को मिले हैं। नदी की घाटियों में अपरदित पदार्थों के जमा होने से उनकी जल प्रवाह क्षमता घट जाती है। जो नदी की घाटियां हैं उधर अगर अपरदित पदार्थों के जमा होने, जो अपरदित पदार्थ नदी घाटियों में आ रहे हैं और जैसे ही पानी का बहाव तेज हो जाता है तो एक चीज़ देखना आप लोग, एक मतलब मान लीजिए इतना इस प्रकार से चला आ रहा है, मान लीजिए इसमें गड्ढा जो है नीचे की साइड इसमें देखना आप लोग कि मतलब 2 फीट का है, ठीक है, 2 फीट नीचे है। अब 2 फीट है यानी 2 फीट नीचे तक इसमें पानी होगा, ठीक है। और अब इस में जो अपरदन के पत्थर थे उसका जमाव आधे फीट तक ऊपर आ गया, ठीक है। तो अब इसमें पानी कितना बचेगा, 1.5 फीट पानी बचेगा। अब इतना पानी बचा यानी आधा फीट पानी कहाँ जाएगा, वो और ऊपर तक फैलेगा, ठीक है, और ऊपर तक फैलेगा। और फैलने के कारण क्या होगा कि जमा होने से इनकी जल प्रवाह क्षमता घट जाती है। इससे क्या होता है कि बाढ़ें आने लगती हैं। अब जो है वो गड्ढा कम हो गया, ठीक है, और गड्ढा कम हो गया तो पानी क्या होगा ऊपर की परत में फैलेगा, ठीक है, और ऊपर की परत में फैलेगा तो इससे बाढ़ की स्थिति बनेगी तथा कृषि भूमि को क्षति पहुंचती है। बाढ़ की स्थिति बनेगी तो जो बाढ़ का पानी है वो खेतों में चला जाएगा जहाँ पे कृषि होती है, और जहाँ पे कृषि होती है तो उस कृषि को क्या करता है, पानी खराब कर देगा पूरा जाके। चलिए आगे देखिएगा, वनोन्मूलन मीन्स होता है वनों का कटाव करना, वनों की कटाई छटाई, ठीक है, वनों को काट देना, पेड़ पौधों को काट देना। तो वनोन्मूलन मृदा अपरदन के मुख्य कारणों में से एक है, क्योंकि आपको पता है कि पौधों की जड़ें मृदा को बांधे रखकर अपरदन को रोकती हैं। बार बार मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि जो पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मृदा को बांध कर रखती हैं, और अगर वो मृदा को बांध कर रखती हैं तो कोई भी चीज़ अगर एक दूसरे से बंधी हो तो क्या होगी, उसका छूटना मुश्किल है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि जैसे ही पौधों की जड़ें मृदा को बांध कर रखती हैं तो उसने जैसे ही बांध के रखा है और वहाँ से पानी बह के जाएगा तो पानी क्या करेगा, मृदा को काट के नहीं ले जा पाएगा। क्यों, क्योंकि जड़ों ने मृदा को बांध के रखा है, ठीक है। और जैसे ही हम वहाँ के पेड़ काट देंगे तो फिर उसके वहाँ की जो मृदा है वो कटाव करने लगेगी, यानी जो मृदा है बह के अलग होने लगेगी उस हिस्से से, ठीक है। अब देखिए आगे, तो देखिए मृदा का वनों का अगर हम कटाव करते हैं तो मृदा का अपरदन भारी मात्रा में होता है। पत्तियों और टहनियाँ गिराकर मृदा में ह्यूमस की मात्रा की वृद्धि करते हैं। अब वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं तो पत्ती और टहनियाँ कहाँ हैं, पत्ती और टहनियाँ नहीं मिलेंगी क्योंकि पेड़ पौधे नहीं है। तो एक तो मृदा का कटाव, दूसरी बात वहाँ पे ह्यूमस नहीं मिलेगा। अब दोनों चीज़ें अगर नहीं है वहाँ पे तो क्या होगा, कृषि नहीं होगी, ठीक है। यानी जैसे ही हम लोग वन काटते हैं तो वन काटने का मतलब है मृदा का हम लोग क्या कर रहे हैं, मृदा को बंजर कर रहे हैं, ठीक है, मृदा को बंजर कर रहे हैं। आगे देखिए, वास्तव में संपूर्ण भारत में वनों का विनाश हुआ है, लेकिन मृदा अपरदन पर उनका प्रभाव देश के पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक पड़ा है। पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक क्यों पड़ा, क्यों, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में पानी का बहाव तेज होता है। क्यों, क्योंकि ढलान होती है, क्योंकि स्लोप होता है, ठीक है। तो जितना ढलान होगा, जितनी तेज से पानी आएगा उतनी तेज से कटाव होगा। तो पहाड़ी क्षेत्र में अगर हम पेड़ पौधों को काटते हैं तो पहाड़ नीचे की साइड कट के आने लगते हैं। यानी इधर पे सीधी सीधी बात है, यहाँ पे भूस्खलन की स्थिति देखने को मिलती है। भूस्खलन क्या होता है, पहाड़ों का टूटना, यानी भूमि के हिस्से का टूटना, उसको हम भूस्खलन कहते हैं। आगे टॉपिक आपका दिया हुआ है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आगे देखिए कितना टाइम हो गया आपका, तो टाइम आपका कितना हो गया, तो अभी 50 मिनट हो गए हैं, थोड़ा टॉपिक रह गया, इसको जल्दी करते हैं। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का काफ़ी बड़ा भाग अति सिंचाई के प्रभाव से लवणीय होता जा रहा है। क्या हो रहा है कि भारत के जो सिंचित क्षेत्र हैं तो कृषि योग्य भूमि का काफ़ी बड़ा भाग कैसा होता जा रहा है, लवणीय। और लवण का क्या मतलब है, नमक का ज़्यादा होना। नमक ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, नमक का ज़्यादा होना, यानी कृषि फिर से वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए, मृदा के निचले संस्तरों में जमा
जमा हुआ नमक धरातल की ऊपरी आकार उर्वरकता को नष्ट कर देता है। नमक आपका नीचे संस्तर में जमा है तो क्या होगा कि जो ऊपर की उर्वरकता होती है मिट्टी की उसको कम कर देता है। रासायनिक उर्वरक भी मृदा के लिए हानिकारक है। रासायनिक उर्वरक का मतलब है जो हम क्या करते हैं मार्केट से ले लेके उसमें डालते हैं ना, खाद वगैरह डालते हैं ना, क्या उसको खाद ही डालते हैं ना, खाद डालेंगे जैसे ही हम लोग मिट्टी में तो क्या होता है कि मृदा के लिए वो हानिकारक होता है। क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा आता है जिसके कारण क्या होता है मृदा जो है अनउपजाऊ हो जाती है। जैसे जैसे आप उसमें क्या करते हैं, जैसे जैसे आप बाजार का जो उसमें खाद डालते रहते हैं ना, ले लेके उर्वरक डालते रहते हैं तो उसके कारण क्या होता है मृदा की उपजाऊपन धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है। और एक चीज़ और होती है कि जैसे ही आप उसमें खाद ज़्यादा डाल देंगे ना, ठीक है, खाद जैसे ही आप उसमें मार्केट वाला रासायनिक उर्वरक ज़्यादा डालते हैं मार्केट वाला, तो जो है पानी अगर आप उसमें देते हैं खेत में तो वो पानी में घुल जाता है। और पानी जो है आपका पीने वाला पानी भी तो वहीं पे होता है, तो पीने वाले पानी में घुल जाता है जिससे हमें भी बीमारी होती है और जो जीव जंतु होते हैं उनमें भी बीमारी होती हैं। इसलिए खेती जो करे इंसान उसमें क्या करना है, रासायनिक खाद ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। ठीक है। आगे देखिए क्या होता है, तो जब तक मृदा को पर्याप्त ह्यूमस नहीं मिलता है रसायन इसे कठोर बना देता है। क्या होता है कि जैसे ह्यूमस आपका प्राकृतिक होता है, ठीक है, उससे नुकसान नहीं होता है। और जब ह्यूमस नहीं मिल रहा है और रासायनिक उर्वरक यानी हम मार्केट से ले लेके उसमें खाद डाल रहे हैं तो मिट्टी को कठोर कर देता है और मिट्टी को अनउपजाऊ बना देता है और दीर्घकाल में इसकी उर्वरकता घट जाती है। यानी लंबे समय में अगर हम इसको देखते हैं तो इसकी उर्वरकता घट जाती है। यह समस्या नदी घाटी परियोजनाओं की उन सभी समादेशी क्षेत्रों में अधिक है। कहाँ पे? कॉमन एरिया में अधिक है जो हरित क्रांति के आरंभिक लाभ भोगी, यानी हरित क्रांति से जो क्षेत्र आपके संबंधित हैं वहाँ पे समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। अनुमानों के अनुसार भारत की कुल भूमि का लगभग आधा भाग किसी न किसी मात्रा में अवकर्षण से प्रभावित है। यानी सीधी सीधी बात है कि जो भारत की कुल भूमि का लगभग आधा भाग जो है किसी न किसी मात्रा में कोई ना कोई कारण हो, ठीक है, रासायनिक खाद डालना, ठीक है, वनों की कटाई, या फिर आप बोलें कि मतलब बस्तियों का बसाना, ठीक है, या फिर बोलें कि मतलब जो है हवा के कारण मिट्टी का उड़ जाना या फिर पानी के कारण बह जाना, कोई भी कारण हो सकता है। ठीक है। किसी न किसी कारण क्या है कि भारत की मिट्टी अवकर्षण से प्रभावित है, यानी अनउपजाऊ होती जा रही है। ठीक है। अब देखिए प्रतिवर्ष भारत में अवकर्षण का कारण लाखों टन मृदा व उसके पोषण तत्वों का ह्रास होता है। यानी लाखों टन मृदा खराब हो जाती है आपकी हर साल। ठीक है। और उसके साथ साथ पोषण तत्व की भी कमी हो जाती है जिसका दुष्प्रभाव हमारी राष्ट्रीय उत्पादकता पर पड़ता है। यानी जिसका प्रभाव मान लीजिए ऐसे ही नॉर्मल आपके एक खेत है उसमें 10 क्विंटल आपका गेहूं होगा तो अगली साल हो सकता है 8 क्विंटल हो सकता है उसका थोड़ी उत्पादकता कम हो जाए, तो ये आपका पूरी राष्ट्रीय उत्पादकता यानी पूरे भारत की उत्पादकता में कमी आ रही है। इसलिए यह आवश्यक है कि मृदाओं के उद्धरण और संरक्षण के लिए तत्काल उपाय किए जाएं। यानी संरक्षण यानी देखरेख के लिए उपाय किए जाएं। अब हम देखते हैं कि मृदा संरक्षण हम किस किस टाइप से कर सकते हैं, यानी मृदा की देखरेख हम किस प्रकार से कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। मृदा का संरक्षण मीन्स क्या होता है, तो संरक्षण मीन्स होता है देखरेख करना। देखिए यदि मृदा अपरदन और मृदा क्षय मानव द्वारा किया जाता है तो स्पष्टता मानवों द्वारा इसे रोका भी जा सकता है। मानव इसे अगर काट रहे हैं वनों को, ठीक है, अगर मानवीय क्रियाएं अगर हो रही हैं मृदा के अपकर्षण में, तो मृदा का अपरदन अगर मानव के द्वारा हो रहा है तो इसको हम संरक्षण भी तो कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ को हम बर्बाद कर सकते हैं तो उस चीज़ को बना भी तो सकते हैं। ठीक है। तो वही चीज़ है कि मृदा का संरक्षण भी तो हम कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं। संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृति के लिए अपने नियम है। संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृति के लिए अपने नियम है। जैसे कि अगर आप बात करिए, मान लीजिए आपने पेड़ काटे, 5 पेड़ अगर आप काटते हैं और वहीं पे 10 पेड़ लगा देते हैं तो मान लीजिए 5 पेड़ तो आपके बढ़ ही जाएंगे, यानी बराबर लेवल आपका आ गया। लेकिन अगर आज आपको 5 काटना, कल 10 काटना, 15 ऐसे 100-200 पेड़ आप हर रोज काटेंगे अगर, तो फिर वो नुकसान की स्थिति बन जाएगी। लगाना है नहीं, काटना है, तो क्या होगा कि वहाँ की मृदा जो है अनुपजाऊ होने लगती है। अंग देखिए क्या है, संतुलन बनाए रखने की प्रकृति के अपने नियम हैं। बिना संतुलन बिगाड़े भी प्रकृति मानव को अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। ऐसा नहीं है कि आप उसका संतुलन ही बिगाड़ें प्रकृति का तभी आप अर्थव्यवस्था में आगे जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसका संतुलन बना के भी रख सकते हैं, फिर भी आप अर्थव्यवस्था में आगे जा सकते हैं। जैसे देखिए इन्होंने क्या बताया कि मृदा संरक्षण एक विधि है जिसमें मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए मिट्टी के अपरदन और क्षय को रोकना है। हमें क्या करना है, मिट्टी का बहना, ठीक है, मिट्टी का कटाव और उसका क्षय, ठीक है, इन दोनों चीज़ों को रोकना है।
और मिट्टी की निम्नीकृत दशाओं को सुधारना है, यानी मिट्टी का निम्नीकरण होना, इसको भी सुधारना है। तो देखिए, मृदा अपरदन मूल रूप से दोषपूर्ण पद्धतियों द्वारा बढ़ता है, यानी कुछ ऐसी पद्धतियां हैं जिससे मृदा का अपरदन होता है। किसी भी तर्कसंगत समाधान के अंतर्गत पहला काम ढालों की कृषि, जो योग्य भूमि, खुली भूमि पर खेती को रोकना है। यानी देखिए क्या है, किसी भी तर्कसंगत समाधान के अंतर्गत पहला काम क्या है, ढालों की कृषि, जो ढालों की कृषि योग्य भूमि है, भूमि पर खेती का रोकना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे अगर हम पेड़ पौधे लगा देंगे तो जो पेड़ होते हैं, पेड़ क्या करते हैं, पेड़ की जड़ें मिट्टी को बांध लेती हैं। आगे देखिए, 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि का उपयोग कृषि के लिए नहीं होना चाहिए। तो जो आपकी 15 से 25% ढाल प्रवणता, यानी जो ढलान है, उस ढलान में क्या होना चाहिए, भूमि का उपयोग कृषि के लिए नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी भूमि पर कृषि करना जरूरी हो जाए तो इस पर समाधानी से सीढ़ीदार खेती बना लेनी चाहिए। क्या है कि जैसे ढलान पर खेती होती है, जैसे आप चाय के बागान देखें ना, तो चाय के बागान ढलान वाली पे ही होते हैं, ढलान वाली यानी पहाड़ी क्षेत्र पर ही होते हैं। तो उधर पे क्या होता है, इस प्रकार से सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं इस प्रकार से। अब सीढ़ियाँ बनाने के कारण क्या होता है, मान लीजिए ऊपर से पानी आया तो इस पर रुकेगा, इधर का पानी, इधर के पेड़ पौधे थोड़ा इसको सोख लेंगे, नीचे आएगा फिर रुकेगा, एकदम से बहुत तेज स्लोप से नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे सीढ़ियाँ बना दी हैं। और जब तेज से नहीं आएगा तो क्या होगा, मिट्टी का कटाव भी नहीं कर पाएगा। तो अगर हमें खेती करना है पहाड़ी क्षेत्र में या ढलान क्षेत्र में, तो हम कैसे करेंगे, हम सीढ़ीदार खेती कर सकते हैं वहाँ पे, यानी सीढ़ियाँ बना बना के खेती कर सकते हैं, आराम से खेती हो जाएगा, पानी जो है तेज़ी से आपका नहीं बह पाएगा और तेज़ी से कटाव भी नहीं कर पाएगा। तो याद रखना कि पहाड़ी क्षेत्र में अगर खेती करनी है, अगर एग्जाम में आए कि अगर पहाड़ी क्षेत्र में आप खेती करना चाहें तो किस प्रकार की खेती आप कर सकते हैं, तो हम सीढ़ीदार खेती वहाँ पर आराम से कर सकते हैं। भारत के विभिन्न भागों में अति चराई मतलब है पशुचारण। ठीक है, पशु क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा चराई कर देते हैं स्थानों की। ठीक है, तो अतिचारण और स्थानांतरित खेती। स्थानांतरित खेती मतलब क्या होता है, जो आपकी जनजाति होती हैं पहले के समय पे, अभी में भी कुछ जनजातियां हैं जो एक समय पर खेती यहाँ पे करती हैं। यहाँ पे पेड़ लगे हुए थे, ठीक है, यहाँ पे पेड़ लगे हुए थे, पेड़ों को काट दिया कुछ लोगों ने और खेती यहाँ पे कर ली। अब उन्हें कोई समाधान नहीं पता कि यहाँ पे, फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पे उत्पादन अच्छा नहीं हो रहा है, तो वहाँ के पेड़ तो इन्होंने काट दिए, उस भाग को छोड़ के चले आएंगे। अब यहाँ पे फिर काट देंगे, यहाँ पे फिर काट देंगे, यहाँ पे खेती करेंगे, यहाँ पे काटेंगे, तो पेड़ काटते जाएंगे और खेती करते जाएंगे। अब एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान से चौथे स्थान, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्थानांतरित। ठीक है, तो अति चराई और स्थानांतरित कृषि ने भूमि के प्राकृतिक आवरण को दुष्प्रभावित किया है। आवरण मीन्स ऊपर के कवर को दुष्प्रभावित किया है, जिससे विस्तृत क्षेत्र अपरदन की चपेट में आ गया है। ठीक है, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र क्या है, अपरदन की चपेट में आ चुका है। ग्रामवासियों को इनके दुष्परिणामों से अवगत करवा कर इन्हें अति चराई और स्थानांतरित, नियमित और नियंत्रित करना चाहिए। यानी देखिए, इन्हें सीधी बात है कि जो अति चराई हो रही है, अति चराई से क्या मतलब है, अति चराई से मतलब है जो पशु हैं जो बहुत ज़्यादा हैं वो उसको चर रहे हैं। यानी आप सीधी बात है, जो चारा पशु खाता है तो उस चारा को आप उगा भी तो सकते हैं, जिससे आपकी अति चराई रुक जाएगी। इसके बाद स्थानांतरित कृषि, तो एक स्थान पे अगर आप कृषि करते हैं तो उसी को अगर आप दूसरी बार उपजाऊ बनाने की कोशिश करते हैं कुछ उपाय करके, तो दूसरे स्थान पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, इससे भी चीज़ें आपकी रुक जाएंगी। अंग देखिए, समुच्च रेखा के अनुसार मेड़बंदी आपका एक प्रकार से अगर आप बोले सीढ़ीदारी खेती होती है, मेड़ बनाना। इस प्रकार से क्या होता है, मान लीजिए एक खेत हो गया, इधर पे एक खेत हो गया, ठीक है, इसको कई हिस्सों में बांट दिया, इस प्रकार से इसको कई हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, इस प्रकार से इसको कई हिस्सों में बांट दिया। इधर पे मेड़े बना दी, यानी इधर पे मिट्टी को थोड़ा ऊंचा एकदम नालियाँ टाइप की बना दी, ऊंचा कर दिया। ठीक है, तो इससे भी चीज़ें आपकी रुक जाती हैं। तो मेड़बंदी अगर खेती करते हैं तो इससे आपकी खेती अच्छी होती है। समुच्च रेखीय सीढ़ीदार खेत अगर हम बनाते हैं तो वो भी खेती आपकी अच्छी होती है। सीढ़ीदार खेती आपको कहाँ पे मिलेगी, पहाड़ी क्षेत्रों में मिलेगी। नियमित वानिकी, यानी अगर हम वन को काटते हैं तो हमें पेड़ों को लगाना भी चाहिए, तो उससे भी क्या है, उससे भी चीज़ें आपकी अच्छी हो जाती
जाती हैं। नियंत्रित चराई, तो चराई का एक नियंत्रण हो, ठीक है, नियंत्रण हो, ऐसा ना हो अनियंत्रित चराई हो जाए, बहुत ज़्यादा जो है जानवर चर लेते हैं तो क्या होता है खेती वहाँ पे जो ज़मीन है वहाँ पे ख़राब हो जाती है, ठीक है। आवरण फसलें उगाना, आवरण फसलों का मतलब क्या होता है, आवरण फसल क्या होती है आपकी, कवर क्रॉप होती है, ठीक है। कवर क्रॉप यानी आपका होता है जो देखिए कवर क्रॉप यानी जो है ज़मीन पर हम ऐसी फसल डाल देते हैं जिससे जो है ज़मीन ऊपर से फसल जो है ज़मीन को ऊपर से कवर कर लेती है। यानी अब उससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो मिट्टी का कटाव रुक जाएगा क्योंकि ऊपर उसके फसल फैली हुई है, ठीक है। दूसरी उसको उर्वरकता को बनाए रखेगी क्योंकि जब कटाव नहीं होगा तो उसका जो ऊपर का ज़मीन है, ऊपर की जो परत है वो उड़ेगी नहीं, ठीक है, उड़ेगी नहीं तो जो उसकी उर्वरकता है वो बनी रहेगी। आवरण, आवरण मीन्स होता है कवर, ठीक है, कवर फसलें बोलते हैं इसको, ठीक है, कवर क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब सीधी बात है कि जैसे ही मतलब खेत है आपका, तो खेत अगर खाली डला है तो उस पर कुछ ऐसी फसल डाल देना जिससे क्या हो, जिससे मिट्टी पूरी तरीके से ढक जाए। अब देखिए मिश्रित खेती, तो मिश्रित खेती और आपका शस्य बर्तन खेती, तो मिश्रित खेती का मतलब क्या होता है, खेती का मिश्रण करना। मिश्रण करने का मतलब ये नहीं आप चना मटर गेहूँ सब कुछ मिला के उसमें डाल दें, ऐसा नहीं होता है। मिश्रित खेती का मतलब है एक खेत में आपको क्या करना चाहिए, हर टाइप की खेती करना चाहिए। जैसे एक समय पे अगर आप ऐसी खेती करती हैं जिसमें ज़्यादा पानी लगना चाहिए, ज़्यादा पानी लगे, ठीक है, तो आपको दूसरे समय में उसमें ऐसी खेती करनी चाहिए जहाँ पे उसमें कम पानी लगे, ठीक है, यानी उसकी जो है नमी की क्षमता अच्छी खासी बनी रहेगी। क्योंकि देखिए एक समय पे आपने उसमें ऐसी खेती कर दी, ऐसा बीज डाल दिया जिसमें बहुत ज़्यादा पानी लग रहा है, और आपने दूसरे समय पे भी ऐसा बीज डाल दिया जिसमें बहुत ज़्यादा पानी लग रहा है, तो क्या मिट्टी की नमी बचेगी, नहीं बचेगी ना, तो उससे प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात एक समय पे ऐसी खेती करिए जिसमें जो है जिसमें जो है पोषक तत्व कम लगते हों, और एक समय पे ऐसी खेती करिए कि जिसमें पोषक तत्व ज़्यादा लगते हों, तो इससे भी संतुलन बना रहता है। एक समय पे आप लोगों को ऐसी खेती करनी चाहिए जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा लगती हो, दूसरे समय पे आपको ऐसी खेती करनी चाहिए जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कैसी उसमें बनी रहे। जैसे कि आप देखिए फलीदार जो आप फलीदार बीज जैसे डालते हैं, जैसे चना मटर वगैरह आप लोग डालते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, अगर चना मटर अगर हम बो देते हैं तो उसमें फलीदार खेती है, ठीक है, दालें भी इसमें आ जाती हैं आपकी सारी, ठीक है। तो देखिए जो भी दालें आ जाती हैं चना मटर वगैरह, तो जो फलीदार कृषि होती है आपकी, उससे क्या होता है, क्या करती हैं, नाइट्रोजन को खेत में रखती हैं, यानी मिट्टी को नाइट्रोजन में, यानी नाइट्रोजन जो है आपकी उसको लिक्विड फॉर्म में बदल लेती हैं। तो इसलिए ज़रूरी क्या होता है कि हम फलीदार कृषि भी 12 महीने में एक बार ज़रूर करें, तो जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन की जो है परसेंटेज अच्छा खासा बना रहता है। इसी को हम शस्य बर्तन खेती कहते हैं। शस्य बर्तन खेती का मतलब यही होता है कि चक्र खेती, ठीक है, चक्रवर्तीय खेती, ठीक है, एक चक्र चलता रहे। ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए आपने पेपरमेंट लगा दिया, मान लीजिए आपने एक बार धान लगा दी, दूसरी बार धान लगा दी, धान में कितना पानी लगता है, पेपरमेंट में कितना पानी लगता है, पूरी नमी ही खत्म कर देगा खेत की। अब जब नमी खत्म हो जाएगी तो वहाँ पे फिर आप खेती नहीं कर सकते हैं, यानी उसको अनउपजाऊ खेती बना देगा, ठीक है, यानी उसको जो आपका खेत है उसको अनउपजाऊ बना देगा, यानी फिर आप उसमें खेती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है आपकी मिश्रित खेती और शस्य बर्तन खेती। अब देखिए ये तरीके बता दिए। अब आगे देखिए, जिसका उपयोग मृदा अपरदन को कम करने के लिए प्रायः किया जाता है, इससे मृदा का अपरदन भी कम होता है। आगे देखिए, अवनालिका अपरदन को रोकने तथा उसके बनने पर नियंत्रण के प्रयत्न किए जाने चाहिए। अवनालिका अपरदन को रोकने, अवनालिका अपरदन यानी नालियाँ बन जाती हैं और नालियों से क्या होता है, साइड से मिट्टी कट के निकल जाती है, तो अवनालिका अपरदन को रोकने और उससे बनने पर नियंत्रण के प्रयत्न किए जाने चाहिए। जैसे देखिए अगुल्याकार अवनालिका को सीढ़ीदार खेत बनाकर समाप्त किया जा सकता है। जो खेत है उसको सीढ़ीदार बना दीजिए, ठीक है, तो वैसे भी आपका जो है ढलान से पानी धीमा हो जाएगा। बड़ी अवनालिकाओं में जल की अपरदनात्मक तीव्रता को कम करने के लिए बांधों की एक श्रृंखला बनानी चाहिए। अब देखिए बांध बना दीजिए, वहाँ पे छोटे छोटे बांध बना दिए जाते हैं, जिससे क्या होगा कि जो पानी है, पानी की तीव्रता वैसे ही कम हो जाएगी। अवनालिकाओं के शीर्ष की ओर फैलाव को नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, यानी जो है अवनालिका को फैला देना चाहिए अपने मन से। अब जैसे मान लीजिए इतना सा क्षेत्र है और इसको हमने बड़ा कर दिया तो पानी आराम से धीरे धीरे चलेगा, तो अब जब पानी आराम से धीरे धीरे चलेगा तो वैसे ही कटाव नहीं करेगा।
ठीक है। तो उसको क्या करना चाहिए, अवनालिकाओं के शीर्ष की ओर फैलाव को नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आगे देखिए, यह कार्य अवनालिकाओं को बंद करके, अवनालिकाओं को आप बंद कर सकते हैं, उसकी जगह पे सीढ़ीदार खेती कर सकते हैं, या फिर आवरण वनस्पति का रोपण करके किया जा सकता है। आवरण वनस्पति यानी आपका कवर क्रॉप का फसलें भी उधर पे आप डाल सकते हैं, कवर फसलें भी डाल सकते हैं। आगे देखिए, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर बालू के टीलों के प्रसार को वृक्षों की रक्षक मेखला लगाई जाती है। वृक्षों की रक्षक मेखला, रक्षक मेखला नाम से ही आपको समझ में आ रहा हो, रक्षक, किसी की रक्षा करने वाला। अब देखिए, जहां पे बताया इन्होंने शुष्क और अर्धशुष्क, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में आपको बताया जाए तो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में क्या होता है, बहुत तेजी से पवन चलती है। अब बहुत तेजी से पवन चलने के कारण एक तो क्या होता है, आपके जो पौधे लगे होते हैं उनको बहुत ही नुकसान पहुंचाती है, फसलों को, ठीक है। और दूसरी बात, मिट्टी को भी हल्का हल्का उड़ा के ले जाती है। अब ऊपर की मिट्टी उड़ जाएगी तो क्या खाक उधर पर फसल होगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि रक्षक मेखलाएं, रक्षक मेखलाओं का मतलब है ये आपका खेत का हिस्सा है, मान लीजिए आपका फील्ड है। अब यहाँ पे क्या है, अगल बगल यहाँ पे इस इधर पे पेड़ लगा दिए जाते हैं, यहाँ पे पेड़ लगा दिए, ठीक है। अंदर भी इस प्रकार से आप इस प्रकार से लगा सकते हैं, बीच बीच में इसके फसल कर सकते हैं, ठीक है। यानी एक इसमें क्या है, दो फसलें आप साथ बो देंगे ना किनारे किनारे पे, यानी एक फसल आपको ऐसी लगानी है जो बड़ी हो, एक फसल ऐसी लगाएं जो छोटी हो, ठीक है। उसका मतलब लंबाई में पेड़ उसके छोटे हों, कोई के बड़े हों, ठीक है। जैसे कि आपने गांव में देखा होगा कि चना और मटर के साथ लोग बाग सरसों के पेड़ लगा देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब जैसे तेज हवा चलती है तो ये वाले जो पेड़ होते हैं ना, ये वाले पेड़ उस तेज हवा को धीमा करते हैं और रोक भी रोकते हैं अंदर जाने से, ठीक है। और जब पेड़ अंदर जाने से इसको रोकते हैं तो जो दूसरी फसल है वो सुरक्षित रहती है। इसको हम कहते हैं रक्षक मेखला, यानी जो दूसरी फसल है एक फसल की सुरक्षा कर रही है, ठीक है, रक्षा कर रही है, उसको हम रक्षक मेखला कहते हैं। तो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर बालू के टीलों के प्रसार को वृक्षों की रक्षक मेखला कहते हैं। तो बालू के टीले का प्रसार भी आप रक्षक मेखला के रूप में बता सकते हैं कि पूरे चारों तरफ क्या है, बालू के टीले हैं, तो बालू के टीले क्या करेंगे, उस हवा को रोक लेंगे, तो जो फसल है अंदर की वो उसके रक्षक मेखला बोल दिए जाएंगे। रक्षक मेखला बनाकर तथा वन्य कृषि करके रोकने के प्रयास करने चाहिए। आगे देखिए, कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को चारागाहों में बदल देना चाहिए। जो अनुपयुक्त भूमि है उसके लिए क्या करना चाहिए, वहाँ पे ऐसा बीज डाल देना चाहिए जहाँ पे चारागाह बन सके। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान ने पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीलों को स्थित करने के लिए प्रयोग किए हैं, ठीक है। और भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए अनेक योजना बनाई हैं। ये योजना जलवायु की दशाओं को देखकर, भूमि संरूपण को देखकर, लोगों के सामाजिक व्यवहार को देखकर, इन सब चीज़ों पर आधारित की गई हैं ये योजना भी एक दूसरे से तालमेल बनाए बिना ही चलाई गई हैं। अतः मृदा संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय भूमि उपयोग की समन्वित योजना हो सकती है। खत्म हो गया आपका चैप्टर। भूमि का उनकी क्षमता के अनुसार ही वर्गीकरण करना चाहिए, भूमि उपयोग के मानचित्र बनाए जाने चाहिए तथा भूमि का सर्वदा सही उपयोग किया जाना चाहिए। मृदा संरक्षण का निर्णायक दायित्व उन लोगों पर है जो उसका उपयोग करते हैं और उससे लाभ उठाते हैं। यानी मृदा का संरक्षण कौन लोग कर सकते हैं, ठीक है, कौन से लोग करेंगे, जो लोग उस मृदा का उपयोग कर रहे हो और जो लोग उससे खेती कर रहे हो, जो उससे लाभ उठा रहे हैं, तो वही लोग मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। इधर पे आपका चैप्टर समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे कल नए चैप्टर के साथ, क्योंकि जो टाइम है आपका बहुत ज़्यादा हो चुका है, 1 घंटा 10 मिनट। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।